नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। इसमें हमको रॉडटेप स्कीम के बारे में बात करनी है। अब ये रॉडटेप स्कीम क्या है, क्यों न्यूज़ में है, सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। समाचार है कि सरकार ने अपनी एक स्कीम चल रही थी जिसका नाम था रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम, जिसको शॉर्ट में रॉडटेप स्कीम बोला जाता था। ये कुछ वक्त पहले खत्म हुई थी। इसके रिस्टोरेशन की घोषणा करी है या फिर ये बोला है कि इस स्कीम को फिर से चालू किया जा रहा है इन 3 कैटेगरीज के लोगों के लिए, या इन 3 कैटेगरीज के तहत में जो एक्सपोर्ट किया जा रहा था सामान उनके लिए। कौन कौन है? एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर्स के लिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के लिए एंड यूनिट्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अब ये क्या होते हैं इसको हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि 3 कैटेगरीज होती हैं एक्सपोर्टर्स की। इन 3 कैटेगरीज ऑफ एक्सपोर्टर्स के लिए रॉडटेप स्कीम को फिर से जो है चालू किया जा रहा है या फिर इसका रिस्टोरेशन किया जा रहा है। अब इस स्कीम को जब चालू किया गया था तो इससे भारत की जो आपकी कोविड के बाद में जो नुकसान हुआ था हमारे पूरे व्यापार को, उसको रिस्टोर करने में या रिकवर करने में काफी एक इंपॉर्टेंट योगदान रहा था। एंड अब अल्टीमेटली इस स्कीम को जो है इस साल खत्म किया गया था फरवरी में। एंड ओवरऑल अगर देखा जाए इस स्कीम के चालू होने से फरवरी में जब इसको डिसकंटिन्यू किया गया, इसका बड़ा एक पॉजिटिव या फिर एक कह सकते हैं बूस्टिंग इंपैक्ट आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे देखने को मिला है। कोविड के चलते जितना नुकसान हुआ, पहले तो उसकी रिकवरी कराने में स्कीम ने बहुत बड़ा योगदान दिया। दूसरा, आपके एक्सपोर्ट्स का जो पूरा वॉल्यूम था उसको बढ़ाने में भी इस पर्टिकुलर स्कीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब फिर से ये स्कीम इन 3 कैटेगरीज के एक्सपोर्टर्स के लिए चालू की जा रही है। तो इससे एक्सपेक्टेड यही है कि इसका हमारे जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है उसको बूस्ट करने में इसका एक मेजर इंपैक्ट जो है आने वाले दिनों में हमको देखने के लिए मिलेगा। इट वॉज स्टार्टेड इन 2021 अंडर रॉडटेप स्कीम। एक्सपोर्टर्स आर reimbursed for any embedded duties, taxes or levies that are not otherwise reimbursed by any other existing scheme. The scheme ended on 5th of February 2025, following which export bodies lobbied for an extension. तो ये स्कीम कब चालू की गई थी? 2021 में। क्यों चालू की गई थी? कोविड के बाद जो पूरा आपका व्यापार बैठ गया था, इकोनॉमी जो है लगभग 23% करीब जो है आपकी इकोनॉमी श्रिंक हुई थी या नुकसान हुआ था। तो इन सारी चीज़ों को फिर से चालू करने के लिए, एक्सपोर्ट सेक्टर को बूस्ट देने के लिए स्कीम 2021 में लाई गई थी, ताकि कोविड के चलते जितना नुकसान हुआ है उसको रिकवर किया जा सके। अब इस स्कीम में होता यह है, देखिए जनरली क्या होता है कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है या जो भी आपने सर्विसेज वगैरह बनाई है, अल्टीमेटली जब उनका एक्सपोर्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उनके एक्सपोर्ट तक पे आपके ऊपर कई सारी ड्यूटीज लगती हैं, कई सारे टैक्सेस लगते हैं, कई सारी लेवाइज जो है लगाई जाती हैं। इससे आपका अगर लेट से सामान आपका 100 रुपए का बना था फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, और सारे ड्यूटीज और टैक्सेस और लेवाइज लगाते लगाते पता चला वो 170 रुपए का हो गया, ठीक है, वो सामान 170 रुपए का हो गया। आपने अपना भी कुछ मुनाफा जोड़ा और पता चला आपने उस सामान को 200 रुपए में बेच दिया। अब इसी के सामने आपका जो कॉम्पिटिटर है इंटरनेशनल मार्केट में, वो इस सामान को 190 रुपए का या 195 रुपए का बेच रहा है। तो जाहिर सी बात है 10 रुपए या 5 रुपए का फर्क काफी ज्यादा आता है। किसी भी मुद्रा में आप देखोगे एक सिग्निफिकेंट अमाउंट बनता है। तो आपका जो सामान है कंपैरेटिवली कम बिकेगा, उस आदमी का सामान जो है कंपैरेटिवली ज्यादा बिकेगा। बट ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने सामान को बना के बेचा है तो टैक्स आपको उसके ऊपर देने ही पड़ेंगे। 100 रुपए का आपका सामान है तो 70 रुपए आपके टैक्स तो आपको चुकाने पड़ेंगे, और कुछ ना कुछ तो आप भी कमाओगे। तो एक सर्टेन वैल्यू से कम पे उसे आप बेच नहीं सकते। इससे होगा ये कि भारत का जो फिर एक्सपोर्ट हो रहा होगा वो कम होगा, और उसी के सामने वही सामान अगर कोई आपको दूसरा कॉम्पिटिटिव नेशन जो बेच रहा होगा उसको एक एडवांटेज मिल जाएगा। ऐसी परिस्थिति से बचाने के लिए किया यह जाता है कि एक्सपोर्ट करने वाले जितने भी एक्सपोर्टर्स होते हैं उनसे जो भी ड्यूटीज लगाई जा रही है, जो भी टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जो भी इनके ऊपर लेवाइज लगाई जा रही है, जितना भी पैसा उनसे लिया जाता है वो उनको अल्टीमेटली रियम्बर्स कर दिया जाता है कि अगर आपके ऊपर भैया लेट से 70 रुपए के करीब टैक्स वगैरह लगा है तो चलो अभी आप पे तो कर दो, मगर बाद में आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह फाइल करना है तो आपको 70 रुपए जितने आपसे लिए गए तो वो आपको वापस कर दिए जाएंगे। तो अल्टीमेटली आप अपना जो है प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा भी सकते हो और कम रेट पर उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, ताकि उसकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो एक्सपोर्ट मार्केट में बनी रहे। तो रॉडटेप स्कीम ने ये बोला था कि आपके ऊपर जितनी भी आपकी ड्यूटीज, टैक्सेस और लेवाइज लगाई जा रही हैं, जो किसी दूसरी स्कीम के तहत में रियम्बर्स नहीं हो रही, कोई भी जितनी भी हमारी एक्जिस्टिंग स्कीम्स चल रही हैं और उनके तहत में आपको जो भी फायदा मिल रहा है, उनमें से अगर कोई भी स्कीम के तहत में आपके ऊपर लगने वाले ड्यूटीज, टैक्सेस और लेवाइज जो है अगर वो रियम्बर्स नहीं हो रहे हैं, उसका पैसा आपको वापस नहीं मिल रहा है, तो उसका पैसा आपको ये जो रॉडटेप स्कीम है इसकी मदद से दिया जाएगा। इससे हो ये रहा था कि जो एक्सपोर्ट होने वाला सामान था उसके ऊपर नगण्य या फिर बहुत कम मात्रा में टैक्सेस वगैरह लग रहे थे, एंड एक्सपोर्टर अच्छा खासा कमा भी रहे थे और काफी सस्ते दामों में आपका सामान एक्सपोर्ट भी हो रहा था। इससे बम्पर बिक्री हुई है और उससे फिर भारत का एक्सपोर्ट बूम हुआ, उससे खूब हमने पैसा भी कमाया। तो अल्टीमेटली फिर इस स्कीम को चलाया गया 2021 से 22, 22 से 23, 23 से 24 और 24 से 25 में 5 फरवरी 2025 को इस स्कीम को खत्म किया गया। लॉजिक ये दिया गया कि अब कोविड जा चुका है और उसका जो भी नुकसान हुआ था वो भी रिकवर हो गया है, उसके बाद में आपने ठीक ठाक कमाया भी है और अब आप फाइनेंशियली जो है काफी अच्छी स्थिति में है। तो अब जो है स्कीम को लागू करने का या फिर और कंटिन्यू करने का कोई सेंस नहीं बनता। इस थॉट प्रोसेस के साथ में 5 फरवरी 2025 को इस स्कीम को खत्म किया गया, मगर वो होता ना कि शेर की मुंह में खून लग जाता है, तो वही बात हुई। एक्सपोर्ट बॉडीज ने अब तक इस स्कीम का जो फायदा उठाया था, अब वो इसको गो अवे नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने फिर खूब जमकर लॉबी करी कि स्कीम जो है इसको एक्सटेंड किया जाए, इसको कुछ और समय तक चलाया जाए। तो अल्टीमेटली सरकार ने फिर उनकी भावनाओं को सम्मान करते हुए अब ये किया है कि ये 3 कैटेगरी ऑफ जो एक्सपोर्टर्स हैं, जिनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, इनके लिए इस स्कीम को जो है अभी और फर्दर जो है बढ़ा दिया है और अभी ये कंटिन्यू करेगी। अब ये जो 3 कैटेगरीज हैं, एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट और यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, थोड़ा सा इनके बारे में बात करते हैं क्योंकि इनको एक्सटेंशन मिल रहा है, इनको फायदा मिल रहा है इस चीज़ का, तो ये भी न्यूज़ में आ गए हैं और यूपीएससी इसमें से हाई चांसेस है कि क्वेश्चन पूछ सकती है। मुझे फीलिंग है इनफैक्ट कि
ये क्या होते हैं, इसके ऊपर एक सवाल 2026 की यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आ सकता है, और इसके अलावा जो दूसरे एग्जामिनेशन होने हैं, एपीएफओ का होने वाला है, सीएपीएफ है, सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, उसमें से शायद किसी एक एग्जाम में इनमें से किसी एक के बारे में कम से कम जो है पूछा जा सकता है, इसलिए एक एक करके इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। An advance authorization holder is an individual or company that has been granted permission to import raw materials or goods duty free for use in manufacturing of export products under the advance authorization scheme। तो एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर क्या है, एक स्कीम चलाई जा रही है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। इसको अब ये एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर जो है ये एक ऐसा इंडिविजुअल होता है, ये कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर कोई कंपनी भी हो सकती है, जिसको ये परमिशन दी जाती है कि भैया तुम कोई कच्चा माल अगर भारत में ला रहे हो तो, या फिर कोई गुड्स वगैरह अगर तुम ला रहे हो तो तुम उसको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हो। बात को समझिएगा, भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अगर तुम बाहर से कोई सामान इंपोर्ट करके ला रहे हो, कोई रॉ मटेरियल ला रहे हो, तो उसके ऊपर कायदे से सरकार जो टैक्सेस वगैरह लगाती है, जो ड्यूटीज वगैरह लगाती है, हम तुम्हारी माफ कर देंगे। और ये रॉ मटेरियल लाया क्यों जा रहा है, इससे कुछ सामान बनाया जाएगा और उस सामान को बनाकर फिर अल्टीमेटली एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति इंडिविजुअल या फिर कोई कंपनी भारत में रॉ मटेरियल ला रहा है और इस नियत के साथ में ला रहा है कि इससे सामान बनाकर अल्टीमेटली वो एक्सपोर्ट करेगा, या फिर जो भी सामान बनाएगा उसका मेजर हिस्सा कम से कम जो है वो एक्सपोर्ट करेगा, तो इस तरीके के सामान लाने वाले इंडिविजुअल या फिर कंपनी को, और ये सारा का सारा सामान भी जो है पर्टिकुलर स्कीम के तहत में एक्सपोर्ट करेगा जिसका नाम है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। तो इस तरीके के व्यक्ति को ये सारा मटेरियल बिना ड्यूटी के इंपोर्ट करने की इजाजत दी जाती है, और इस तरीके के व्यक्ति या फिर इस तरीके की जो कंपनी है वो एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर कहलाता है। तो पहली ये कैटेगरी हो गई एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर की, इन लोगों को रॉडटेप स्कीम का फायदा दिया जा रहा है। एक तो ये होगा एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर, याद रखना है कौन है, एक स्कीम है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, उसके तहत में जो सामान एक्सपोर्ट किया जाता है भारत से, उसको बनाने के लिए अगर आप कोई रॉ मटेरियल या फिर कोई चीज़ अगर भारत में इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पर ड्यूटी नहीं लगाई जाती। एंड इस तरीके का सामान लाने वाला इंडिविजुअल या फिर इस तरीके की जो कंपनी है वो एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर कहलाता है। दूसरा है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल आने के चांसेस आएंगे। Export oriented units are manufacturing or service sector units that are established with the primary goal of exporting their entire production of goods or services। याद रखिएगा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स क्या होती हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स बेसिकली वो यूनिट्स होती हैं जो या तो किसी सामान की मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं या फिर किसी सर्विस की जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, और इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि हालांकि ये भारत में बैठकर मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं या फिर जो भी आपका चाहे कोई प्रोडक्ट हो गया चाहे कोई सर्विस हो गई, मगर ये पूरा का पूरा इनका जो प्रोडक्शन है गुड्स या सर्विस का, ये भारत में इस्तेमाल नहीं होगा, ये सारा का सारा बाहर एक्सपोर्ट होगा। समझिएगा इस बात को। लेट्स से कि कोई आपकी मेडिसिन हो गई जो किसी एक सर्टेन तरीके की बीमारी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब मजे की बात यह है कि भारत में वो बीमारी जो है वो पाई नहीं जाती है, उसका आउटब्रेक जो है भारत में होता ही नहीं है। ये सारी की सारी मेडिसिन जो बनती है, लेट्स से अगर आप इसको बनाया इंडिया में जाता है, मगर आपने उठा के पूरी की पूरी मेडिसिन अफ्रीका में जो है आपने एक्सपोर्ट कर दी, तो इस तरीके की मेडिसिन बनाने वाली जो यूनिट होगी उसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट बोला जाएगा। इसी तरह से अगर लेट्स से कि कोई सॉफ्टवेयर है, कोई सॉफ्टवेयर जो है कोई कंपनी आपका बना के तैयार कर रही है, मगर वो सॉफ्टवेयर को भारत में नहीं बेचती, या फिर वो सॉफ्टवेयर जिन ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो इंडिया में उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने सॉफ्टवेयर इंडिया में बैठ के बनाया, बट ये पूरा का पूरा आपने एक्सपोर्ट कर दिया लेट्स से यूरोप में, आपने यूरोप में या फिर आपने यूनाइटेड स्टेट्स में ये सारा का सारा जो सॉफ्टवेयर है एक्सपोर्ट कर दिया। तो इस तरीके के गुड्स या सर्विसेज जिनको बनाने के लिए आपने यूनिट लगाई है भारत में, मैन्युफैक्चरिंग आप भारत में कर रहे हो बैठ के, बट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपका क्या है कि जो पूरा का पूरा आपका प्रोडक्शन है चाहे गुड्स का या सर्विसेज का, वो सारा का सारा बाहर एक्सपोर्ट होगा, उसका इंडिया में किसी तरीके का कोई इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके की जो यूनिट्स होती हैं इसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स बोला जाता है। अंडर द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट स्कीम, यूनिट्स कैन बी सेट अप इन वेरियस एरियाज लाइक मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रिपेयर, रिकंडीशनिंग, एग्रीकल्चर एंड मोर। तो एक पूरी की पूरी स्कीम जो है इसके लिए चलाई जाती है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट स्कीम। इसके तहत में ऐसी स्पेसिफिक यूनिट्स लगाई जाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में भी लगाई जा सकती हैं, सर्विसेज के सेक्टर में भी लगाई जा सकती हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रिपेयर, रिकंडीशनिंग, एग्रीकल्चर और इस तरीके के और भी कई सारे सेक्टर्स होते हैं, उसमें इस तरीके की यूनिट लगाई जा सकती हैं। ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स, इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। तो तीन ऑब्जेक्टिव्स के साथ में पूरी की पूरी स्कीम चलाई जाती है और ये यूनिट्स लगाई जाती हैं। एक तो सारा का सारा सामान अगर आप बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इससे आपका जो भारत के एक्सपोर्ट्स हैं उसको बूम करने में मदद मिल रही है, उसको बूस्ट करने में मदद मिल रही है। दूसरा, आप एक्सपोर्ट करोगे तो जाहिर सी बात है आप कमाओगे, तो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स जो है वो आप भारत के अंदर ला रहे हो। और तीसरा, जब इतने बड़े लेवल पर आप एक्सपोर्ट करोगे किसी सामान का, तो अल्टीमेटली फिर आपका जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इस तरीके की जो भी आपकी यूनिट्स हैं इसमें इंटरेस्टेड होंगे, वो भी इसमें पैसा लगाना चाहेंगे प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से। तो इस तरीके के लोग फिर आपका जो है इन्वेस्टमेंट कर सकें, इस तरीके के आपके इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट जो है भारत में अट्रैक्ट किया जा सके, तो ये भी जो है इस तरीके की एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स की पूरी स्कीम के को लगाने के पीछे का एक मेजर ऑब्जेक्टिव है। तो ये याद रखिएगा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स क्या होती है। तीसरे आते हैं आपकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट्स। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स रेफर टू एंटिटीज लाइक कंपनीज दैट आर ऑथराइज्ड टू ऑपरेट विद इन द डेजिग्नेटेड एरियाज। इसको थोड़ा सा समझते हैं। भारत में अगर आपने व्यापार करना है तो देखें, एक तो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ कानून हैं, और एक फिर जहाँ पे आप जिस स्टेट में व्यापार कर रहे हो
जो भी आपकी यूनिट वगैरह लगा रहे हो मैन्युफैक्चरिंग की या जिस भी चीज़ की, उसके अंदर आपके स्टेट गवर्नमेंट के भी अपने कुछ कानून होता है। कई बार इन कानूनों के चलते बहुत अड़चनें आती हैं और बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं वो भारत में अपने ऑफिसेज या अपना काम ना लगा के किसी दूसरे देश निकल जाते हैं। इस तरीके की आपकी जो खासतौर पर जो कि आपके बिजनेसेस वगैरह हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए सर्टेन स्टेट्स में आपके सर्टेन जोन्स बनाए गए जिनको बोला गया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। उसमें होता यह है कि आपके सेंटर के भी सारे के सारे जो आपके कानून है वो एज इट इज लागू नहीं होते और स्टेट के भी सारे कानून एज इट इज लागू नहीं होते। यहाँ पर इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होते हैं ताकि वो ट्रेड फ्रेंडली या फिर बिजनेस फ्रेंडली एनवायरमेंट जो है आपके इन्वेस्टर्स को बना कर दें, जिससे कि वो भारत में अपना जो भी काम वो करना चाहते हैं वो करें। तो इस तरीके के जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं उसमें ये यूनिट्स लगाई जाती हैं और इनको जो है एक तरीके के लिबरल लॉज होते हैं टैक्स के रिस्पेक्ट में और जो भी आपके कंप्लाइंस वगैरह होते हैं उसके रिस्पेक्ट में उसका फायदा जो है देखने को मिलता है। अब ये लोग आएंगे यहाँ पे इस तरीके से अपना मैन्युफैक्चरिंग वगैरह लगाएंगे तो भारत को तो टैक्स मिलता है, दूसरा भारत में रोजगार बढ़ता है, इसलिए इस तरीके के स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो बनाएंगे। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो यूनिट्स होती हैं ये कंपनीज हो सकती हैं जिनको ये अथॉरिटी मिली है कि इन डेजिग्नेटेड एरियाज में ये ऑपरेट करेंगे और अगर ये वहाँ पे ऑपरेट करते हैं उनको कई सारी तरीके की फैसिलिटीज दी जाती हैं। अब ये यूनिट्स जो है ये भी प्राइमरीली इसी तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है कि या तो वो गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर कर उनको एक्सपोर्ट कर रही हैं या फिर वो गुड्स वगैरह और सर्विसेज वगैरह को इम्पोर्ट करती हैं और डोमेस्टिक सेल्स वगैरह में वो शामिल है। एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसका इनको फायदा मिलता है, उससे टैक्स वगैरह में इनको छूट मिलती है और भी कई सारे फायदे मिलते हैं। और सरकार का ऑब्जेक्टिव भी ये रहता है कि जितना ज़्यादा ये लोग अपने आप को एक्सपैंड करेंगे फायदा देखकर और जितना ज़्यादा अपना बिजनेस बढ़ाएंगे उससे भारत में नौकरियां वगैरह बढ़ेंगी और अल्टीमेटली एक पॉइंट के बाद में फिर इनको भी जो है नॉर्मल फिर आपका रेगुलेशन के तहत में लाया जाएगा। तो भारत की सरकार को फिर या फिर आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी जो है टैक्स वगैरह में पैसा वगैरह अल्टीमेटली फिर ज़्यादा मात्रा में मिलना शुरू होगा। इस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हैं। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के तहत में काम करने वाली यूनिट्स भी जो है नॉर्मल आपका काम ही कर रही होती हैं, बट इनके ऊपर उस तरीके से जो है लॉज वगैरह लागू नहीं होते जिस तरीके से नॉर्मल जो आपकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बाहर जो यूनिट्स होती हैं उनके ऊपर लागू करवाए जाते हैं। तो ये भी अपने को याद रखना है कि ये क्या होती हैं। इसके ऊपर भी जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाई चांसेस यही है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स या एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर्स जो है इनके ऊपर सवाल आ सकते हैं। रॉड टैप स्कीम के बारे में भी याद रखना है कि इसको जो है कब चालू किया गया था और अब कंटिन्यू किया गया है तो फिर किन किन के लिए किया गया और वो जिन जिन के लिए किया गया उसके बारे में अपन ने बात करी ली है। एंड रॉड टैप स्कीम के तहत में होता क्या है इसको भी अपने को ध्यान रखना है कि ये आपको वो सारे टैक्सेस और ड्यूटीज माफ करके देता है जो किसी और स्कीम के तहत में माफ नहीं किए जाता है। चलो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़, आगे बढ़ते हैं।